सरिता की शादी छोटी उम्र में ही हो जाती है, लेकिन उसके बच्चे नहीं थे। बहुत मन्नतें मांगने और पूजा पाठ करने के बाद सरिता के घर में एक बच्ची का जन्म होता है, जिसे सरिता बहुत प्यार करती है। जैसे जैसे बच्ची बड़ी होने लगती है, तो पता चलता है कि उसके दांत जरूरत से ज्यादा बड़े हैं और उसके चेहरे पर दूर से ही दांत चमकते हैं, जिस वजह से सब उसे बहुत चिढ़ाते हैं। एक रोज जब लिली स्कूल में थी, तो एक बदमाश लड़का कहता है, इधर आओ, सब इसके दांत देखो, इसके दांत कितने बड़े हैं। इतना कहकर बंटी और उसके दोस्त लिली पर हंसने लगते हैं और लिली को बहुत बुरा लगता है। मैं अपनी मम्मी को बुला लूंगी, मेरी मम्मी तुम सबको मारेगी। अच्छा, तू अपनी मम्मी को बुलाएगी? अभी बताता हूँ तुझे तो। इतना कहकर बंटी पानी की बोतल लेता है और लिली के ऊपर पूरा पानी गिरा देता है। लिली पूरी तरह भीग जाती है। इसके बाद लिली को बच्चे ऐसे ही परेशान करते रहते, लेकिन सब कुछ सहन कर लेती, किसी से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ लिली बड़ी होकर कॉलेज जाने लगती है। अब मुझे कोई भी तंग नहीं करेगा, मैं कॉलेज में आराम से रह सकती हूँ। वहाँ मुझे कोई भी नहीं जानता। कॉलेज में मैं बहुत सारे दोस्त भी बनाऊंगी। लिली को लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और अब उसे कोई परेशान नहीं करेगा, पर उसे क्या पता था कि कॉलेज में उसकी मुसीबत और बढ़ने वाली है। कॉलेज का पहला दिन था। लिली रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज पहुंचते ही लिली बहुत सारे नए नए बच्चों को देखती है। तभी एक लड़की उसके पास आकर कहती है, हाय, ये फर्स्ट ईयर की क्लास कहाँ हो रही है? वो क्या है ना, मुझे क्लास नहीं मिल रही है। मैं यहाँ नहीं हूँ, मुझे भी नहीं पता। मैं अपनी क्लास लेने जा रही हूँ। तुम्हारे दांत कितने बड़े हैं, तुम्हें यहाँ बचकर रहना होगा, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें खुद पता नहीं। इसमें हंसने की क्या बात है? तुम मेरा ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकती। अरे ठीक है, नहीं उड़ा रही तुम्हारा मजाक। चलो, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ, क्लास के बाद मिलते हैं। इतना कहकर वो कुसुम वहाँ से चली जाती है। लिली भी अपनी क्लास लेने चली जाती है। शाम के समय दोनों मिलती हैं। तभी लिली कहती है, वैसे मेरा नाम लिली है। तुम्हें जैस्मीन। ओके ओके, ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, मैं कुसुम। तुम भी नई ही हो इस कॉलेज में, वैसे ये कॉलेज बहुत अच्छा है। चलो बाहर चलकर कुछ खाते हैं, बड़ी जोर की भूख लग रही है मुझे तो। इसके बाद दोनों बाहर जाकर खाने लगते हैं, फिर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। लिली बेहद खुश थी क्योंकि कॉलेज के फर्स्ट डे ही उसकी फ्रेंड बन जाती है। लिली दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके बड़े दांतों की वजह से उसका सबके सामने मजाक बना करता। अगले दिन लिली कॉलेज जाती है। कुसुम और लिली आपस में बातें कर रहे थे। तभी कॉलेज का सबसे अमीर और हैंडसम लड़का अपनी ब्रांड न्यू बाइक को लेकर कॉलेज में एंट्री करता है। कॉलेज की सारी लड़कियां उसे ही देख रही थी। तभी कुसुम जय को देखकर कहती है, लड़कियां देखती तो उसे ऐसे है जैसे पता नहीं कहाँ का राजा हो, सबकी तरह ही तो दिखता है। तुझे क्या करना है, देखने दे। चल, क्लास के लिए लेट हो रहे हैं हम। इसके बाद दोनों क्लास में चली जाती है। क्लास खत्म होने के बाद लिली कैंटीन में मैगी खाने चली जाती है। तभी कुसुम का कॉल आता है। हेलो लिली, कहाँ हो? मेरी क्लास खत्म हो गई है। मैं कैंटीन में हूँ, मैगी खाने आई थी। तुम कहाँ हो? ये तो बढ़िया है, तुम मैगी छत पर लेकर आजा, मैं छत पर ही हूँ। पर कॉलेज की छत पर तो नहीं जा सकते ना। तू वहाँ क्या कर रही है और छत पर कैसे गई? तू ज्यादा सवाल मत पूछ, जल्दी से यहाँ आजा मैगी लेकर। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। कुसुम के कहने पर लिली मैगी लेकर छत पर जा रही थी। छत की सीढ़ियों पर जय और उसका दोस्त भी होता है, वो भी छत पर जा रहे थे। लिली सीढ़ियों पर जय के आगे चल रही थी। तभी उसका पैर फिसल जाता है और सारी मैगी जय के ऊपर गिर जाती है। किसी तरह लिली खुद को तो गिरने से संभाल लेती है, लेकिन मैगी अब जय के ऊपर गिरा चुकी थी। ओह सॉरी, गलती से हो गया। मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ साफ करने में। इतना कहकर लिली जय के फेस पर हाथ लगाकर साफ करने लगती है, लेकिन जय लिली को जोर से धक्का मार देता है और आगे चला जाता है। लिली को बहुत गुस्सा आता है और वो खड़ी होकर जय के पास जाकर कहती है, तुम कॉलेज में पॉपुलर हो तो जो मन आएगा वो करोगे। अभी मुझसे माफी मांगो जो तुमने किया है उसके लिए। सॉरी, और तुमसे शक्ल देखी अपनी दत्तो। इतना कहकर जय छत पर चला जाता है। जय का दोस्त कहता है, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? ठीक हो ना तुम? लिली अरुण की बात का जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है। अरुण को लिली पहले ही नजर में पसंद आ जाती है। लिली से जिस तरह अरुण पूछता है, उससे लिली को भी अरुण पसंद आता है, लेकिन लिली बार बार जैसे टकराती रहती और कुछ न कुछ होता रहता। और एक दिन जय को पता चलता है कि लिली अरुण एक दूसरे को लाइक करते हैं। इस बात से जय बहुत परेशान हो जाता है और अपने मन में कहता है, वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं तो मुझे इतनी परेशानी क्यों हो रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक रोज लिली फिर
से जैसे टकरा जाती है। इससे जय को गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम ऐसे मेरा पीछा छोड़ने नहीं वाली। आज तो मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। इतना कहकर जय अपना फोन एक लड़की को दे देता है और कहता है, वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो। इसके बाद लड़की वीडियो बनाने लगती है और जय अपने बैग से बुक्स निकालकर फाड़ता है और उसमें आग लगा देता है। आग लगाने के बाद जय लिली का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसके साथ 7 फेरे लेता है। फेरे लेने के बाद वो उसकी मांग सिंदूर से भरकर कहता है, ये वीडियो पूरे कॉलेज में सब देखेंगे और तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या? ये तुमने क्या किया? मेरी मांग भर दी? ये नहीं हो सकता। इतने में अरुण वहाँ आ जाता है और जय के साथ हाथापाई शुरू कर देता है। किसी तरह लिली दोनों को छुड़वाती है। अरुण, अब लिली मेरी पत्नी बन चुकी है, तू कुछ नहीं कर सकता है। इस जबरदस्ती को मैं शादी नहीं मानती। अब तो हम दोनों की शादी हो चुकी है और सबको ये पता चल चुका है। इतना कहकर जय लिली को लेकर अपने घर जाता है। जय घर में सबसे छोटा था और घर पहुंचकर जय अपनी माँ को बुलाता है। आरती करने को कहता है तो उसकी माँ कहती है, ये क्या कर दिया जय तूने? यही पसंद आई तुझे? अब सब जगह मेरा मजाक बन जाएगा। कैसी बहू है? इसके दांत कितने बड़े हैं। तभी वहाँ बबली की सहेली आ जाती है और उसे पता चलता है कि लिली जय की शादी हो चुकी है। ये देखकर बबली की सहेली कहती है, हाँ, बबली को तो बड़े दांतों वाली छोटी बहू मिल गई है। बबली, अपनी नई छोटी बहू के लिए तुझे पार्टी तो रखनी ही होगी। आंटी, आप अपनी जुबान संभाल कर बात करो। आप ऐसे मेरी वाइफ के बारे में कुछ नहीं बोल सकती हो। अरे अभी तो शादी ही हुई है और जय तो अभी से जोरू का गुलाम बन गया। देख ले बबली, तेरे साथ आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। इतना कहकर बबली की सहेली वहाँ से चली जाती है। बबली सर पकड़कर रोने लगती है कि कैसी बहू लेकर आ गया। मोहल्ले में बबली का सब मजाक बनाते हैं बड़े दांतों वाली छोटी बहू लाने पर। लेकिन जब भी कोई जय के सामने लिली को उसके दांतों के बारे में कुछ बोलता तो जय उसकी क्लास लगा देता। लिली जय से बेहद नाराज होती है, जबरदस्ती शादी करने की वजह से। लेकिन जब लिली जय को उसके लिए स्टैंड लेता दिखती है तो लिली के मन में जय के लिए प्यार जागने लगता है और लिली जय को माफ कर देती है। एक रोज जय लिली से कहता, लिली, मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई तुम्हारे दांतों के बारे में कुछ कहता है। तो तुम ब्रेसेस क्यों नहीं लगवा लेती? ब्रेसेस से तुम्हारे दांत थोड़े बहुत तो शेप में आ जाएंगे। मैं ब्रेसेस नहीं लगवाने वाली। मुझे मेरे दांत ऐसे ही पसंद है। दूसरों की वजह से मैं खुद को चेंज नहीं करने वाली। तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। जय लिली की बात समझ जाता है। कभी भी लिली को उसके दांतों के लिए नहीं कहता। इसके बाद दोनों खुशी से रहते हैं। अमन बस स्टॉप पर खड़ा अपनी साली वंदना के आने का वेट कर रहा था। तभी उसे हाथों में बैग लिए वंदना आती हुई नजर आती है। उसे देखकर अमन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। साथ ही अमन बोलता है, देखो जो प्यार से जलवे ये हुस्न यार के, लाया है कौन इन्हें फलक से उतार के। अरे वाह जीजू, मेरे इंतजार में आप शायर बन गए। अरे साली साहिबा, पूछो मत कि क्या से क्या बन गए। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? अरे जीजू, वो क्या है ना कि बस रास्ते में खराब हो गई थी, जिस वजह से मैं लेट हो गई। अरे तो आप मुझे कॉल कर देती, मैं आ जाता लेने ना, अपना प्राइवेट जेट लेकर। क्या जीजू, आप भी मजाक करते हो। चलो ना कुछ खाते हैं, बड़ी भूख लगी है। हाँ, क्यों नहीं, चलो। इतना कहकर अमन वंदना को कार में बैठाता है। जिसके बाद दोनों बस स्टॉप के पास वाले एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। तभी वंदना बोलती है, जीजू, मैं क्या कह रही थी, सलमान खान की नई मूवी आई है, देखने चले क्या? अरे साली साहिबा, आप कहो तो नासा की सैर पर ले चलूं। ये तो बस मूवी है, अभी टिकट बुक करता हूँ। पर दीदी और आंटी जी को क्या कहेंगे? वो घर पर वेट कर रहे हैं। उनको मैं संभाल लूंगा। ठीक है, फिर करो टिकट बुक। वंदना की बात सुनकर अमन जल्दी से अपने फोन से मूवी टिकट्स बुक करता है। जिसके बाद दोनों जीजा साली मूवी देखने के लिए सिनेमा में जाते हैं। जहां एक तरफ दोनों जीजा साली अपनी मौज मस्ती में लगे थे तो वहीं घर पर अमन की पत्नी पायल अपनी सास मंजिला से कहती है, माँ जी देखो ना, वंदना अभी तक नहीं आई। उसकी बस का टाइम भी हो गया है और ना ही उसका फोन लग रहा है। अरे बहुत तेज है तेरी बहन, कोई बच्ची थोड़ी है जो भटक जाएगी। आ जाएगी, फोन करके देख ले कहाँ है। मंजिला के कहने पर पायल वंदना को कॉल करती है पर वो फोन नहीं उठाती। कुछ घंटे बीत जाते हैं और दोनों जीजा साली मौज मस्ती करते हुए घर आते हैं। तभी पायल बोलती है, वंदना तू ठीक है ना? अरे ना फोन का जवाब दे रही थी, ना ही बताया कि तू लेट हो जाएगी। वो दीदी। अरे पायल, तुमने कहा था ना
कि मैं ले आऊं वंदना को, तो मैंने इसे कॉल किया तो पता चला कि इसकी बस खराब हो गई है और वंदना ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं, पर मैं भूल गया। हाँ हाँ, साली जो आ गई तेरी, अब तो तू सब भूल जाएगा। अरे बहुत हो गई बातें, बैठो सब, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। इतना कहकर पायल रसोई में जाती है और कुछ देर में सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है, जिसके बाद सभी मिलकर चाय नाश्ता करते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। जहाँ पायल और अमन वंदना के आने से बेहद खुश थे, तो वहीं मंजिला को वंदना जरा भी पसंद नहीं थी। ऐसे ही एक दिन दोनों जीजा साली सोफे पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं और जोर जोर से हंस रहे होते हैं। तभी वहाँ मंजिला आती है और बोलती है, क्या बात है, कौन सी हंसी के रसगुल्ले खा लिए जो इतनी हंसी आ रही है? कुछ नहीं आंटी जी, मैं तो बस जीजू को अपने कॉलेज के फनी किस्से सुना रही थी। ये बता तू कब जा रही है यहाँ से? अरे अभी तो मेरी 3 महीने की छुट्टियाँ हैं, आराम से जाऊंगी। अरे जब तक यहाँ है तो अपनी बहन का काम में हाथ ही बटा दिया कर, सारा दिन यूं ही हाँ हाँ ही करती रहती है। अरे माँ, क्या आप भी मेरी इतनी प्यारी साली से काम करवा रही हो? बताओ क्या काम करना है, मैं कर देता हूँ। अमन इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर पायल आकर बोलती है, सुनिए जी, वो मिश्रा जी का फोन आया था, आज उनके बेटे का जन्मदिन है तो पार्टी है शाम को, चले जाना आप, मैं नहीं जा पाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? जी मैं ठीक हूँ, बस मेरा मन नहीं है जाने का। दीदी अगर आप नहीं जा रही तो मैं चली जाऊँ जीजू के साथ। अरे ये भी कोई कहने की बात है, चली जाइयो। क्यों, ये क्या करेगी वहाँ? कहीं नहीं जाना इसे, घर पर रहने दे। अरे माँ, कैसी बात करती हो? जाने दो मेरी साली साहिबा को मेरे साथ, 4 दिन मौज मस्ती कर लेंगे हम जीजा साली। मंजिला बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और शाम को अमन के साथ पार्टी में जाने के लिए वंदना एक बहुत ही सुंदर शॉर्ट ड्रेस पहनकर रेडी होती है, जिसे देखकर मंजिला बोलती है, पायल तेरी बहन के पास कपड़े नहीं थे तो अपने दे देती, ये क्या बच्चों के कपड़े पहन कर जा रही है? अरे आंटी जी, ये बच्चों के कपड़े नहीं है, इसे शॉर्ट ड्रेस कहते हैं। वंदना ध्यान से जाना और टाइम से आ जाना दोनों। अरे चिंता मत करो, मैं अपनी साली साहिबा का पूरा ख्याल रखूंगा, ठीक है जानू? इतना कहकर अमन और वंदना घर से पार्टी के लिए निकल जाते हैं। तभी वंदना अमन से बोलती है, जीजू पार्टी में जाना जरूरी है क्या? क्यों साली साहिबा, क्या हुआ? जीजू मेरा मतलब है कि क्लब चलते हैं, बड़ा मन कर रहा है। अरे बस इतनी सी बात, चलो आपको क्लब ले चलते हैं। इतना कहकर अमन मिश्रा के घर ना जाकर वंदना को लेकर क्लब जाता है, जहां दोनों जीजा साली खूब मस्ती करते हैं और किसी को भी कानों कान खबर तक नहीं होने देते। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अमन और वंदना घर से किसी और काम के लिए जाते थे, पर घर के बाहर अपनी अलग मौज मस्ती किया करते थे और उनको हंसता खेलता देखकर मंजिला का खून खोलता रहता था। ऐसे ही एक दिन मंजिला पायल से कहती है, पायल देख, तू मुझे गलत मत समझना, मुझे वंदना से कोई दुश्मनी नहीं है, पर बेटा आजकल बहन ही बहन की दुश्मन होती है, मेरे इशारे को समझने की कोशिश कर। माँ जी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं होगा, मुझे इन पर और वंदना पर पूरा भरोसा है, कुछ गलत नहीं होगा। इतना कहकर पायल भी वहाँ से चली जाती है, पर मंजिला के दिल का शक कम ही नहीं होता और वो किसी न किसी बहाने से वंदना को कुछ न कुछ बुरा भला कहती रहती, पर वंदना कभी उसे पलटकर कोई जवाब नहीं देती। ऐसे ही एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता, तो वंदना तेज म्यूजिक चलाकर डांस करने लगती है और अचानक से उसका पैर फिसल जाता है। ऐसे ही जोर से गिरती है। घर पर तभी कोई नहीं होता, अमन आकर तो वंदना तेज म्यूजिक चलाकर डांस करने लगती है, लग गई ना? अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो जोर से गिरती है। अपनी बाहों में उठाता है, अमन आकर और उसके कमरे में लेकर जाता है और बेड पर लेटा ही रहा होता है कि तभी वहाँ मंजिला आकर अमन वंदना को अपनी बाहों में उठाता है आधी और घरवाली उसके होती है, कमरे में ये लेकर कहावत सच जाता है करने में तूने और कोई बेड कसर पर नहीं छोड़ी। लेटा ही अरे रहा होता शर्म है नहीं आती कि तुझे ये तभी सब करते वहाँ हुए? मंजिला अपनी आकर साली के बोलती पीछे है, तो इतना लेटा हो गया, साली आधी घरवाली होती है, ये कहावत सच करने में तूने कोई कसर नहीं छोड़ी है ही नहीं। शर्म नहीं आती तुझे, ये जरा भी शर्म नहीं आती? अपनी साली के पीछे तो इतना लट्टू हो गया
कि तभी पायल वहाँ आकर बोलती है, बस कीजिए माँ जी, मैंने पहले भी कहा था और अब फिर से कहती हूँ, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, और जो आपने देखा उसकी हकीकत कुछ और ही है। हाँ माँ, वंदना डांस करते करते गिर गई थी। मैं तो बस उसे उसके कमरे तक लेकर आया और कुछ नहीं। अरे वो मेरी साली है, छोटी है, मैं उसके साथ हंसी मजाक नहीं करूंगा तो क्या आपके साथ करूंगा माँ? आंटी जी, मैंने आपसे आज तक इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं आपको अपनी माँ के समान समझती हूँ, लेकिन मैं इतनी गिरी हुई और घटिया लड़की नहीं हूँ कि अपनी ही बहन का घर उजाड़ दूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है ना तो मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगी, लेकिन आप मुझ पर ऐसे घटिया इल्जाम मत लगाइए। सबकी बातें सुनकर मंजिला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वंदना से माफी मांगती है। साथ ही उसे समझ आता है कि हर वक्त वही सही नहीं होता जो हमें दिखता है। हमें पहले बात की पूरी सच्चाई का पता लगाना चाहिए, फिर कुछ कहना या करना चाहिए। निधि अपने पति ऋतिक के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है। तभी ऋतिक उससे ऑर्डर देने के बारे में पूछता है। और जान, क्या खाना चाहोगे आप? जान, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या ऑर्डर करें? चलो आज तुम मेरी पसंद का खा कर देखो। ठीक है बेबी। फिर ऋतिक उसके लिए शाही पनीर और बटर नान ऑर्डर कर देता है। निधि को वो खाना इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो उसके तारीफ में कसीदे पढ़ देती है। दोनों वापस घर लौटते हैं और निधि के मुंह में शाही पनीर का स्वाद कुछ इस तरह से घुल जाता है कि वो हर दिन ऋतिक से शाही पनीर ही मंगवाने लगती है और निधि के साथ साथ ऋतिक को भी रोजाना वही खाना पड़ता है और वो इससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। ऐसे ही एक दिन वो अपने कमरे में बैठकर सोचता है, यार मैंने ये क्या कर दिया? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया था क्या, जो तूने निधि को शाही पनीर ही खिलाया और कुछ नहीं खिला सकता था क्या? अब खाना पड़ रहा है ना रोज रोज ये पनीर, कुछ तो करना पड़ेगा वरना ये पनीर मेरा सारा बजट खराब कर देगा। ऋतिक अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था कि इतने में ही निधि उसके लिए खाना लेकर आती है और फिर उससे कहती है, देखो बेबी, मैं तुम्हारे लिए क्या बना कर लाई हूँ। लेट मी गेस, शाही पनीर। अरे वाह, मेरा बेबी कितना समझदार है, झट से पता कर लिया। बस पता था, और बना ही क्या सकती हो तुम, दिमाग का दही हो गया है खा खा कर मेरा। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं बेबी, मैंने तो कुछ नहीं कहा, भला मैं तुम्हें कुछ कह सकता हूँ क्या? ओ मेरा बेबी, कितने अच्छे हो ना तुम। चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, मुंह खोलो। नहीं। क्या हुआ बेबी? बेबी वो क्या है ना, आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं आज नहीं खा पाऊंगा। वो मुझे वॉमिट जैसा फील हो रहा है, क्या है ना, पेट कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बेबी बात क्या है, बताओ ना। अरे ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा दर्द है, तुम रख दो, मैं बाद में खा लूंगा, अभी दवाई खाई है मैंने। अरे कोई बात नहीं, एक बार मेरे हाथों से खाना खाकर तो देखो, तुम्हारे सारे दर्द गायब हो जाएंगे। इतना ड्रामा करने का क्या फायदा हुआ, खाना तो मुझे अब भी खाना पड़ रहा है। इसके बाद निधि ऋतिक को खुद अपने हाथों से शाही पनीर खिला देती है और वहाँ से चली जाती है। ऋतिक की हालत पनीर खाकर इतनी ज्यादा बुरी हो जाती है कि वो वॉशरूम में जाकर उल्टियाँ करने लगता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और निधि कभी पनीर के पराठे तो कभी शाही पनीर, कभी पनीर दो प्याजा, कभी चिली पनीर, कभी कढ़ाई पनीर बनाती रहती थी, जिसे देख देख कर ऋतिक का मन बहुत ज्यादा खराब होता था और वो आए दिन खाना ना खाने के बहाने ढूंढा करता था और ज्यादातर बाहर का ही खाना खाने लगा था। तो वहीं निधि उसके रोज रोज खाना ना खाने की वजह से परेशान हो जाती है और एक शाम जब दोनों डिनर के लिए टेबल पर बैठे होते हैं कि तभी निधि उससे कहती है, ऋतिक क्या बात है, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम आजकल ठीक से खाना नहीं खाते हो। अरे बेबी मैं वजन कम कर रहा हूँ ना, थोड़ा मोटा हो गया हूँ इसलिए। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता, पेट तो तुम्हारा ऐसे बढ़ रहा है जैसे कि तुम प्रेग्नेंट हो। अरे क्या मजाक कर रही हो, प्रेग्नेंट तो तुम हो सकती हो, मैं कैसे होऊंगा। चलो खाना खा लो जल्दी से, आज मैंने मटर पनीर बनाया है। ये पनीर तो मेरी जिंदगी में सौतन बनकर आया है, सपनों में भी पनीर ही दिखता है, ऊपर से ये पागल, समझ नहीं आता इसके माँ बाप ने इसे पैदा किया था या डाउनलोड। बेबी क्या हुआ,
खाना अच्छा नहीं बना क्या? अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना था। तो तुम खाओ, मैं कॉल करके आता हूँ जल्दी से। इतना कहकर ऋतिक अपना फोन उठाकर वहाँ से चला जाता है और चुपके से घर से बाहर जाकर एक होटल में फास्ट फूड खाकर थोड़ी देर के बाद घर लौट आता है। तभी निधि उससे बोलती है, अरे आपने इतनी देर लगा दी, ऐसा कौन सा फोन था? अरे वो काम से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस कॉल था, इसलिए टाइम लग गया। तुमने खाना तो खा लिया ना? और नहीं तो क्या, आपके इंतजार में भूखी बैठी रहती क्या? खा लिया मैंने खाना और आपके लिए रखा है, आप भी खा लेना। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और निधि का शाही पनीर बनाना बंद नहीं होता और ऋतिक रोजाना बाहर से खाना खा खा कर बीमार होना शुरू हो जाता है और उसके पेट में दर्द रहने लगता है। ऐसे ही एक दिन उसे ऑफिस में कुछ अजीब सा महसूस होता है, जिसके कारण वो वापस घर लौट आता है। साथ ही उसके पेट का दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है। निधि उसकी हालत देखकर उसे पुदीनहरा बनाकर देती है और ऋतिक अपने कमरे में चला जाता है। काफी देर होने के बाद निधि उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि ऋतिक नीचे जमीन पर लेटा हुआ था। वो दौड़कर उसके पास जाती है और उसे उठाती है, साथ ही उससे पूछने की कोशिश करते हुए बोलती है, बेबी, बेबी व्हाट हैपेंड? अरे मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही यार, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ बताओ ना, कैसा फील हो रहा है तुम्हें? वो कहते कहते ऋतिक चुप हो जाता है और वहीं पर ही बेहोश होता है, जिसे देखकर निधि बहुत घबरा जाती है और उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और फिर जल्दी से डॉक्टर को फोन करके घर बुला लेती है। ऋतिक का चेकअप करने के बाद डॉक्टर निधि से कहते हैं, देखिए आपके पति को फूड पॉइजनिंग हो गई है। फूड पॉइजनिंग? ये आप क्या कह रहे हैं? जी आपने ऐसा क्या खिलाया इन्हें? जी मैंने तो बस शाही पनीर ही खिलाया था। और आप इन्हें ये कब से खिला रही हैं? जी कुछ 1 महीने से। क्या 1 महीना हो गया और इन्होंने कुछ नहीं खाया इसके अलावा? नहीं डॉक्टर, बात ऐसी है कि मुझे पनीर खाना बहुत पसंद है, तो मैं रोज वही बना देती थी और ये भी चुपचाप खा लेते थे। देखिए आपको पनीर खाना पसंद है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप हर वक्त यही खाएं। आज आपकी वजह से आपके पति की ये हालत है। पनीर छोड़कर आप हल्का खाना खाएं और अपने पति को भी खिलाएं। जैसा डॉक्टर निधि को समझाते हैं वो बिल्कुल वैसा ही करती है। कुछ ही देर के बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और ऋतिक को भी होश आता है। साथ ही में निधि उसके लिए खाना लेकर आती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ से गुजरना पड़ा। मैं ये भूल ही गई थी कि पनीर खाना अगर मुझे पसंद है तो आप कैसे डेली डेली उसे खा सकते हैं। नहीं निधि, सॉरी मत कहो, असल में गलती मेरी है। मैं पनीर ना खाने और तुम्हारा दिल ना दुखाने की वजह से डेली बाहर से खाना खाता रहा और जरूरत से ज्यादा फास्ट फूड खाने की वजह से मेरी ये हालत हो गई। गलती तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है। आई एम सॉरी टू। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा ही है ना कि हम दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो गया। बस अब चिंता मत कीजिए, जल्दी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जरूर, हम दोनों मिलकर करेंगे। चलिए अब अपना मुंह खोलिए, आज मैं आपको टेस्टी टेस्टी खाना खिलाने वाली हूँ। ठीक है बाबा, खिला दो। इस सब के बाद निधि कभी भी पनीर से जुड़ी कोई भी चीज ऋतिक को आम तौर पर नहीं खिलाया करती थी। सिर्फ और सिर्फ खास मौकों पर ही वो पनीर बनाया करती थी। इससे ऋतिक भी खुश रहता है और उसकी तबीयत भी नहीं बिगड़ती। साथ ही उनके बीच का प्यार और भी ज्यादा गहरा हो जाता है और दोनों पति पत्नी अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।